एलओसी पर पाकिस्तानी बैट की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान से बड़ी घुसपैठ की साजिश रची गई थी और एक पाकिस्तानी को सेना ने ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकी को बताया जा रहा है एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुए हैं। 4 जवानों को इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जो कि माछिल सेक्टर में हुआ है और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है हमारे सुरक्षा बलों में। जो घुसपैठ की साजिश रची जा रही थी, बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की बैट है उसके जरिए घुसपैठ की साजिश रची गई थी और इसीलिए इसे नाकाम कर दिया गया है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, आतंकी घटनाएं, और एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है बैट का, कि बैट किस तरह से कुपवाड़ा के जरिए इन्हीं इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। इन्हीं के आतंकी इन्हीं के घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर ही एक पाकिस्तानी को ढेर किया गया है। और आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कुपवाड़ा में क्या हुआ है। क्या हुआ कुपवाड़ा में? पाकिस्तानी बैट ने घुसपैठ करवाई, बड़ी बात, और कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में ये घुसपैठ करवाई गई। सेना पर बड़े हमले की साजिश इस बैट के जरिए रची गई थी। जवानों ने मूवमेंट देखते से, जैसे ही मूवमेंट देखा वैसे ही एक्शन ले लिया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी को ढेर कर दिया गया। एक कामयाबी तो मिली है लेकिन हमें नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिली, मुठभेड़ में एक भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। इलाके की घेराबंदी अभी फिलहाल हो चुकी है सुरक्षा बलों की तरफ से और सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। इस इलाके को इवैक्यूएट कराया गया है, माछिल सेक्टर जो बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं क्या है पाकिस्तानी सेना की बैट, क्या कहा जाता है, क्या है ये पाकिस्तानी बैट, यानी बॉर्डर एक्शन टीम। पाक सेना के जवान और आतंकियों की संयुक्त टीम है ये। बैट में स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान शामिल होते हैं। खुफिया एजेंसी ISI से इनपुट मिलता है और टास्क मिलता है इन्हें। टीम में सेना की ट्रेनिंग ले चुके आतंकी होते हैं। 4 हफ्ते तक हवाई युद्ध के साथ करीब 8 महीने की ट्रेनिंग ये आतंकी करते हैं। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से 3 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमला कर सकती है टीम। सीमा पार आतंकी घुसपैठ के लिए कवर देने का काम किया जाता है। हमले करवाकर सीमा के पास दहशत फैलाने का मकसद होता है, मंशा होती है। तो ये पाकिस्तानी सेना की बैट है जिसके बारे में हम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, यानी बॉर्डर एक्शन टीम। इरफान कुरैशी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, की बड़ा खुलासा हुआ है कि जो बैट है जिसको ISI का सपोर्ट मिल रहा था, इनपुट मिल रहा था, इसी के जरिए बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल आपने सही तरीके से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि लगातार बैट की तरफ से आतंकी संगठनों के साथ मिलकर इस तरह की हरकतें खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हमने पहले भी देखी है। आज जो ये कमकड़ी पोस्ट है मछिल सेक्टर में, जो कि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पड़ता है, ये बिल्कुल LOC का इलाका है और वहाँ पर जो ये पोस्ट है उसके आसपास पहले ही सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि खुफिया जानकारी थी इस इलाके में घुसपैठ का प्रयास हो सकता है, उसके चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और ये घटना जो है ये कल रात की है, जब सेना के आसपास इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर दूसरी तरफ से फायरिंग अचानक से शुरू हुई। उसके बाद भारतीय सेना ने अपना बल दिखाते हुए वहाँ जवाबी कार्रवाई की और जिसमें एक पाकिस्तानी नेशनल को मार गिराया। लेकिन यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि क्या ये बैट एक्शन जो है आतंकियों के बगैर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, या इनके साथ आतंकी मौजूद थे। जबकि खुफिया इनपुट था कि इस पूरे इलाके में बड़ी घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं, उसके चलते बैट जो है वो लगातार इससे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ आगे पुश करने का प्रयास कर चुका है। उसमें पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स साफ तौर पर होते हैं, जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप के ट्रूप्स कहलाते हैं, जो बैट का हिस्सा होते हैं। इनका काम होता है कि वो आतंकियों की मदद करें इस पार घुसपैठ करने के लिए। लेकिन वहीं TV9 बात वरिष्ठ ने डिफेंस सूत्रों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर कुपवाड़ा में हुआ क्या। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह करगिल में पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी और चेतावनी भी दी, उसके बाद जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और आतंकियों के साथ कुपवाड़ा में ये साजिश की, जिसमें फिलहाल एक पाकिस्तानी नेशनल जो कि आतंकी भी हो सकता है या पाकिस्तानी बैट टीम का हिस्सा भी हो सकता है, उससे मार गिराया है। लेकिन इस एक्शन में भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों का मानना है कि जो एक JCO वहाँ भारतीय सेना का गंभीर रूप से घायल हुआ था,
वो जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली डिफेंस से लेकर कश्मीर के 15 कोर तक लगातार नजर बनी हुई है। जानकारी इरफान कुरैशी इस वक्त दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से घाटी में, जो कि नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, कुपवाड़ा, यहीं के ही हिमाचल सेक्टर में एनकाउंटर चल रहा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है, जैसा कि इरफान जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव इलाका है ये। इरफान बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे इस मामले में कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्केच जारी किया है। डोडा में 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और इरफान भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। ये जो स्केच जारी किए गए हैं, हाल के आतंकी हमलों में शामिल रहे ये 3 आतंकी, ये देखिए ये 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि डोडा में ये घूम रहे थे 3 आतंकी और इन्हीं के स्केच के आधार पर अब जो सर्च ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आतंकी की जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम तक दिया जाएगा और पुलिस ने इसका ऐलान किया है। अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बड़ी खबर है, 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए जिससे मदद मिल पाएगी इन तक पहुंचने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 आतंकियों के जो स्केच है वो जारी किए गए हैं। हाल ही में ही डोडा के देसा के इलाके में जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, उसी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है उन इलाकों में चला रही थी और लगातार जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही थी। और इसी बीच में जो 3 स्केच है आतंकियों के वो जारी किए गए हैं। 5 लाख रुपए इन पर इनाम रखा गया है और साफ तौर पे कई जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स के जो नंबर है वो दिए गए हैं कि आपकी जो सूचना है वो गोपनीय रखी जाएगी अगर इनके बारे में कुछ जानकारी हो। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इन्हीं इलाकों में लगातार दबिश डाल रही है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन देसा और एडजॉइनिंग इलाकों में लगातार चला रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ या फिर इनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। माना जा रहा है कि ये जितने भी आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं। रखिए, आएंगे आपके पास दोबारा। फिलहाल शुक्रिया अंकित आपका भी और इरफान कुरैशी आपका भी। और इस बीच आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक से बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से निकल रही है, जो जानकारी इस वक्त निकल रही है, बातचीत कर रही मीडिया से। शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, You are giving more scope to your party. Discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me. On behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। नीति आयोग की बैठक से, महत्वपूर्ण बैठक से निकली हैं ममता बनर्जी अपनी बात रखते हुए कि अंदर क्या कुछ हुआ है बैठक में, और उनकी तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया, आरोप लगाया गया कि बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है और ये भेदभाव केंद्र कर रहा है बंगाल के साथ। बड़ी बात उन्होंने फिर रखी है। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग बना दिया जाना चाहिए। योजना आयोग ज़्यादा सफल है क्योंकि उसके पास वित्तीय अधिकार रहेंगे, नीति आयोग में वित्तीय अधिकार नहीं है। नीति आयोग की बैठक से निकली हैं ममता बनर्जी। बड़ी बातें जो हैं ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने की हैं। एक बार फिर से भेदभाव का आरोप लगाया है। और पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, क्या कहना है ममता बनर्जी का और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ममता ने एक बार फिर आरोप लगाए हैं कि भेदभाव हो रहा है बंगाल के साथ। बिल्कुल निधि, देखिए ममता ने बीच में ही मीटिंग छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया प्रॉपर तरीके से। पहले चंद्रबाबू नायडू उनसे पहले बोले और कुछ मुख्यमंत्री उनसे पहले बोले और इसके बाद जब वो बोलने लगी तो 5 मिनट का ही उनको मौका दिया गया और वो अपनी बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर पाई। उनका ये कहना था कि उन्हें समुचित तरीके से बोलने का मौका भी नहीं दिया गया और लगातार वो भेदभाव के आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही हैं। उनका कहना है कि बजट में जो विपक्षी दल शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनके साथ में भेदभाव किया गया है। और आज भी वो जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नवी बैठक से निकलकर बाहर आई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में समुचित तरीके से बोलने का मौका भी नहीं दिया गया क्योंकि वो विपक्षी दलों की जो राज्य हैं
विपक्षी दलों से शासित राज्य हैं उनकी बातों को रख रही थी, आपत्तियां जता रही थी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। जबकि जो चंद्रबाबू नायडू थे वो कहीं देर तक बोले इस बैठक के दौरान, और इसके अलावा अन्य जो मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से भी जो बातचीत सामने आई वो काफ़ी देर तक चली। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको बोलने का समुचित तरीके से मौका नहीं दिया गया और वो यहाँ से निकलकर अब चली गई हैं और उन्होंने सीधे तौर पर फिर से एक बार केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नीति आयोग की बैठक में भी उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। जी निधि। पीयूष, यानी बीच में छोड़कर ममता बनर्जी निकल गई इस बैठक से, उनके तरफ से कहा गया उन्हें बोलने नहीं दिया गया, यानी बैठक अभी भी जारी है। और आप बता रहे हैं चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना वक्तव्य रखा है बैठक के भीतर, तो क्या कुछ निकलकर बैठक से अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल निधि, देखिए सुबह 9:30 बजे से ये बैठक जो है शाम को 4:30 बजे तक है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक की जा रही है। इसमें 9 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं हो पाए हैं, कुछ 7 राज्यों के नहीं शामिल हुए हैं और 2 राज्यों के नहीं शामिल हो पाए हैं और उनकी तरफ से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कॉल लिया था कि वो इस बैठक में शामिल होंगी और विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं कि उनके राज्यों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा बजट में भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी, तो उसको लेकर के वो आपत्तियां दर्ज कराएंगी और उन्होंने अपना समय भी निर्धारित किया था कि वो करीब 1:45 बजे पहले बोलने वाली थी, लेकिन कई मुख्यमंत्री नहीं आए तो उनका नंबर पहले आ गया, लेकिन उन्हें बोलने का सिर्फ जो मौका दिया गया वो 5 मिनट दिया गया और इस स्थिति में जब वो आपत्तियां दर्ज कराने लगी तो इस दौरान उन्हें बीच में ही चुप करा दिया गया। और उनका ये कहना था कि इसके पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो काफ़ी देर तक बोलते रहे और वो अपनी बात रखते रहे, लेकिन जब ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया तो उन्हें बोलने का पूरी तरीके से मौका नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनकी ओर से क्या बैठक के दौरान बोला गया, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि भेदभाव के जो आरोप लगातार वो सार्वजनिक तौर पर लगा रही थी, वही आरोप उन्होंने आपत्तियों के तौर पर नीति आयोग की बैठक में दर्ज कराए। ठीक है, बात निकलकर सामने आएगी कि ममता बनर्जी नाराज क्यों हो गई बोलते बोलते बैठक के दौरान। पीयूष नजर बना के रखिए। एक बड़ी खबर ये कि हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी को, समस्त हमारे कार्यकर्ता को, जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और I have specifically come here to highlight the budget which is according to me historic and the worldwide. I can provide you the data. The worldwide, the very experts in the our senior economists, they have praised the approach of Modi government and प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, हैदराबाद में ये प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से बजट में जो एलोकेशन हुआ है उसको लेकर जानकारी दी जा रही है, क्योंकि लगातार आरोप सामने आ रहे थे विपक्षी नेताओं की तरफ से। इसके अलावा ममता बनर्जी भी लगातार आरोप लगा रही थी कि पश्चिम बंगाल के साथ बजट में भेदभाव हुआ है। ये देखिए, ये जो जानकारी प्रहलाद जोशी की तरफ से दी जा रही है, बजट ऐतिहासिक रहा है प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा जाए। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी लगातार इस बात को काउंटर कर रही है, जो ममता बनर्जी या दूसरे नेता, विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बजट में ठीक से एलोकेशन नहीं हुआ या हर वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया, तो इसीलिए जवाब दिया जा रहा है प्रहलाद जोशी की तरफ से। तो प्रहलाद जोशी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये बात आश्वस्त की जा रही है। एक बार फिर सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम हुआ है, यशस्वी हुआ है। तो इसी के रास्ता में मोदी 3 में जो पहला बजट पेश हुआ है, that also it is taking in that direction and
people of India have reposed the faith in the government led by Prime Minister Shri Narendra Modi and really elected for a historic third term. As you all know very well, he is the only leader who has been consecutively, he is the third time Prime Minister of country, such a vast country. The government is determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, age, make substantial progress in realizing their life goals. Happiness quotient is the recent phenomena in the entire world. तो जब लोग अपने एक लक्ष्य को हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, तो उनका हैप्पीनेस कोशेंट भी ज्यादा होता है। तो द टोटल अप्रोच ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज, ये देश गरीबों का देश है। ऐसे बोलते बोलते गरीब जहां थे वही रखा था, लेकिन मोदी जी का प्रायोरिटी है कि गरीबों को सक्षम करना। वी शुड प्रिपेयर देम, वी शुड मेक देम टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी। So with that intention, we are trying to empower them, we are trying to support them. By that, many achievements have been taken place. I cannot, in a one media briefing, I cannot brief everything, but the highlights of this budget, I will try to bring it to your notice so that it can reach crores of Telangana people. So while post-COVID, the world economy, you all know very well, it was in a negative trend, but recently the global economy, while performing better than the expected, but still in the grip. तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एक मंत्र है गरीबों को सक्षम बनाना, उन्हें सशक्त करना ताकि गरीबी के खिलाफ लड़ा जा सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड में आसमानी आफत की। जी हां, पहाड़ के हालात बहुत खराब हो गए। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में आसमानी आफत आ चुकी है और ये कुदरत की मार पड़ी है। उत्तराखंड में कुदरत ने तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसाती आफत लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। कई जिलों में बाढ़ से तबाही मची है। उत्तरकाशी आपको बताएं, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हर जगह सैलाब से तबाही मची है। कहीं नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है तो कहीं पहाड़ से मुसीबत बरस रही है। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद नदियां भयंकर उफान पर हैं। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग से तस्वीरें देखिए। भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात तो ये हो गए कि उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सैलाब से त्राहिमाम मच गया है। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। आपसे भी हमारा आग्रह है कि ऐसे हालात में चार धाम जाने से आप भी बचें। सैलाब से कैसे हालात बने हुए हैं गंगोत्री धाम के, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें और इससे आगे रास्ता नहीं है। गंगा गंगोत्रीपुरी हाथ योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। स्कंद पुराण के ये पवित्र श्लोक उस पावन धाम में आई भीषण आपदा काल में सुनाई दे रहे हैं जहां भागीरथी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें, वो जगह खाली कर दें। वहाँ से ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठे हैं आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ ले, वहाँ खाली कर दे घाट को। अभी नहाना बंद कर दे, नहाने की जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल नहाने की जरूरत नहीं है अभी।
अभी ये नहाना, पानी भरना सब बंद कर दिया, आप जल भरना। उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से एक गंगोत्री धाम, जहां हर दिन शास्त्रों के मंत्र गूंजते हैं और घंटे घड़ियाल बजते हैं। आज उस धाम में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों की ये चेतावनियां सुनाई दे रही हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है वहाँ खाली कर दें, वो जगह खाली कर दें। जिस गंगोत्री धाम में इन दिनों तीर्थयात्रियों का जमघट लगा रहता है, वहां प्रकृति के रौद्र रूप धारण करने की वजह से उन तीर्थयात्रियों से जगह खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ ले, वहाँ खाली कर दे घाट को। अभी नहाना बंद कर दे, नहाने की जरूरत नहीं है अभी, फिलहाल नहाने की जरूरत नहीं है अभी ये नहाना, पानी भरना सब बंद कर दे, आप जल भरना। देवभूमि में ये मां गंगा का वो पवित्र धाम है जहां इस समय भागीरथी अपने प्रचंड वेग से बह रही है। भागीरथी के इसी रौद्र रूप के चलते गंगोत्री धाम में ये हालात बन गए। भागीरथी का जलस्तर बढ़ जाने से गंगोत्री में स्नान घाटों के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ये देखिए कैसे बवंडर मचाता आ रहा नदी का ये पानी इन सीढ़ियों से होकर अंदर जाने के लिए बेताब है। भागीरथी के वेग को तो वैसे भी कोई मानवीय शक्ति संभाल नहीं सकती। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों के सामने यहाँ आए लोगों को खतरे से दूर रखना एक बड़ी चुनौती। आप सभी भक्तों से निवेदन है वहाँ खाली कर दें, वो जगह खाली कर दें। भागीरथी के तेज प्रवाह और अथाह जलराशि के चलते घाटों के पास बने मंदिरों और स्नान घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जहां आरती होती है वो जगह भी पानी में डूब गई है। भागीरथी के किनारे बने आश्रमों और मकानों तक भी पानी पहुंच गया है। कई मकान और आश्रम भागीरथी के प्रवाह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये देखो, ये सारा पानी। ऐसा लगता है मानो भागीरथी कुछ देर के लिए सबको अपने आगोश में लेना चाहती है। ये सारा पानी यहाँ तक आ गया, ताकि मनुष्य को इस बात का एहसास भी बना रहे कि कुदरत के आगे इंसान और उसके सभी इंतजाम हमेशा बौने। गंगोत्री धाम में शिवानंद आश्रम का रास्ता सैलाब की तेज धारा से क्षतिग्रस्त हो गया है। यही नहीं, मां गंगा के इस धाम में स्नान घाटों के पास बनी दुकानों तक भी भागीरथी का पानी पहुंच गया है। दुकान वाले इससे काफी डरे हुए हैं। दरअसल लगातार बारिश की वजहों से पहाड़ों में भागीरथी जैसी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भागीरथी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। अभी नहाना बंद कर दे, नहाने की जरूरत नहीं है अभी, फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। लगातार बारिश की वजह से शुक्रवार को गंगोत्री हाईवे थिरांग और यमुनोत्री डाबरकोट के पास बंद हो गया था। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया था। हाईवे बंद होने से कांवड़िए और तीर्थयात्री जगह जगह फंसे रहे। देर शाम को हाईवे खुल पाया। उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब आपको गंगोत्री धाम से आई कुछ और नई तस्वीरें दिखाते हैं। भागीरथी के रौद्र रूप ने दहशत फैला दी है। नदी का पानी गंगोत्री धाम के आसपास बनी दुकानों में भर गया है। ये तस्वीर देखिए, नदी की तेज धारा लोगों को डरा रही है। ये सबसे नई तस्वीर है जो इस वक्त आई है। सैलाब हरोर है जो कि मंदिर के आसपास दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पर पूरी तरह से पानी भर गया है और लोगों को इस इलाके से हटा दिया गया है। ये पूरा इलाका खाली करा दिया गया है। प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि इस इलाके को खाली कर दीजिए। ये देखिए, ये जो दुकानें बनी हुई हैं आप देख रहे हैं, ये गंगोत्री मंदिर के पास में सटी हुई दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पानी भर गया है और लोग अपनी दुकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।
अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, घाट में पानी भर गया है। घाट पर बने मंदिरों से लोग सामान निकालकर दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। ये देखिए, आप लोगों को देखिए, आसपास के घरों में पानी भर गया है और ये रिहायशी इलाके हैं जो सटे हुए हैं। मंदिर के इस पूरे परिसर में पानी भर गया है, जहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। ये घाट का इलाका है जो कनेक्ट करता है, यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, गंगोत्री से आई ये तीसरी तस्वीर है। भागीरथी नदी तेज बहाव में बह रही है। ये तस्वीर में देख रहे हैं आप, घाट के किनारे पर बने मंदिर डूब चुके हैं और ये मंदिर आधे तक डूब चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा परिस्थिति विकराल हो गई है। बाढ़ यहाँ पर पूरे पानी का जो रौद्र रूप है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और अब आपको एक और तस्वीर उत्तराखंड से ही दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी उफान पर है। इलाके के सयूना गांव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये देखिए, रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए लोगों की आवाजाही ज़रूरी है, लेकिन ना तो कोई पुल है यहाँ पर, ना ही कोई सड़क मार्ग है। बाढ़ जैसे हालात में स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस महिला को देखिए, सिलेंडर को अपने सर पर लाद कर ये आगे बढ़ रही हैं। इन महिला को देखिए जो पत्थर के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को आप देख रहे हैं जो पत्थर के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तरकाशी के स्थानीय निवासी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं करता, बोल दे कि तुम्हें पुल देंगे, रोड देंगे, कुछ नहीं दे रहे हमें। क्या बनना चाहिए? अगले पुल बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए? हमें यहाँ के लिए झूला पुल चाहिए, पहले झूला पुल बनना चाहिए, तुरंत चाहिए हमें झूला पुल। हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। देखो तो यहाँ सिलेंडर भर के ले जाना, खाली ले जाना, हम तो अकेले लेट रहे इधर। तो सुना आपने इस महिला को, विपरीत परिस्थिति है लोगों के लिए। और अब आपको उत्तराखंड के टिहरी में जो लैंडस्लाइड हुआ है वहां की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। भिलंगना इलाके में धर्मगंगा नदी उफान पर है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है। भारी बारिश और बाढ़ से सड़क का कटान हुआ है और पानी के तेज बहाव में कई दुकानें जो हैं वो गिर गई हैं। तस्वीरों को दिखाएंगे हम आपको। टिहरी में ये देखिए, तस्वीरें देखिए, जो दुकानें थी महज कुछ सेकंड में ही दुकानें नदी में समा जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा विपरीत हालात हैं। जो किनारे पर सटी हुई दुकानें थी वो सब समा जाती हैं नदी में, गिर जाती हैं नदी में। लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें देखकर लोग इस वक्त खौफजदा हैं। कई तस्वीरें देखिए, 5 सेकंड में ही ये सभी जो दुकानें थी वो नदी में समा गए। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, वो दिखाएंगे तस्वीर। लेकिन ये 3 तस्वीरें देखिए, दुकानें गिर गई हैं, सड़क पूरी तरह से कट गई है। ये सड़क का कटान हो गया है। ये सड़क का इलाका, आवाजाही होती है, लेकिन सब कुछ बंद कर दिया गया। स्कूल आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में, जो पूरी तरह से मलबे में बर्बाद हो गया है। यहाँ पर मिट्टी का मलबा इतना ज़्यादा आ गया है कि पूरा स्कूल दब गया है। और अब बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहाँ नदी की तेज धारा लोगों को डरा रही है। भयानक तस्वीरें यहाँ से भी आई हैं। नदी किनारे पर बने घरों में खतरा बना हुआ है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप रुद्रप्रयाग से। यहाँ पर नदी का कटान हो रहा है। जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर तेज़ी से कटान हो रहा है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी इलाके से लोगों को हटा दिया गया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बहुत खराब हैं। आइए आपको बताते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में मौजूद है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं और गंभीर हालात हैं। इस वजह से सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में सब कुछ भरा हुआ है। उत्तराखंड से छत्तीसगढ़ तक पानी का तांडव है। महाराष्ट्र हो, गुजरात के शहर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, बादलों के इस विद्रोह काल में आपको कहीं कोई अंतर नहीं दिखेगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, हर राज्य की हर तरफ पानी पानी है। कहा यह भी जा रहा है कि 31 जुलाई तक यही हाल रहने वाला है। शहर ऐसे ही तैरते रहेंगे। आधे से ज़्यादा देश में सड़कें गायब सी हो गई हैं। ये मत समझिए कि सिर्फ आपके शहर का हाल ऐसा है, पूरे देश का कमोवेश हाल यही सामने आ रहा है। और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, यहाँ पर भी हालात बिगड़े हैं। सैलाब से तबाही देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी में आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर नदी में तेज़ी से कटान हो रहा है।
शारदा नदी में कई मकान समा गए। ये देखिए, ये मकान पूरी तरह शारदा नदी में समा गया। लखीमपुर खीरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कटान की वजह से ऐसा हो रहा है, जो किनारे में मकान बने हुए थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पानी में समा गए हैं। 66 घर बताया जा रहा है पानी में समा चुके हैं लखीमपुर खीरी में। और अब आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर गिरने से पहले की है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये पूरा मकान सही सलामत है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ सेकंड्स में ही ये मकान नदी में समा जाता है। ये दूसरी तस्वीर बहुत डराती है। लखीमपुर खीरी के पुरवा गांव में 70 घर मौजूद थे, लेकिन कुदरत के कहर के आगे 66 घर पानी में समा चुके हैं। अब सिर्फ 4 ही घर बचे हैं, लेकिन लोगों को निकाल लिया गया है। शारदा नदी का बहाव बहुत तेज है। देखते ही देखते मकान नदी में बह जा रहे हैं। जिले के आधा दर्जन गांव के 100 घर इस वक्त खतरे में हैं। नदी के किनारे पर खड़ा ये मकान पहले दूसरे मकानों की तरह ही एक ढांचा दिख रहा था। दूसरे मकानों की तरह ही ये मकान सलामत था, हर आघात से सुरक्षित था। लेकिन कुछ ही देर बाद आंखों के सामने ही देखते देखते ये मकान नदी में समा गया। चंद पलों में ही नदी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। ये तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी की है। ये महज एक तस्वीर भर नहीं है, ये बाढ़ से विनाश और कुदरत के क्रूर फैसलों का साक्षात प्रमाण है। ये प्रमाण है इस बात का कि जब नदी अपने प्रचंड वेग पर आएगी तो घर, मकान और अपने दायरे में आने वाले हर मानवीय निर्माण को अपने गर्भ में समा लेगी। त्रासदी की ये कहानी यूपी के उन जिलों की है जहां बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हैं। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी अपने उफान पर है। यहाँ पर कई इलाकों में शारदा नदी तेजी से कटान कर रही है। ये तस्वीर हम इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये इस बात की मुनादी है कि नदी के प्रचंड प्रवाह के बीच यहाँ नया पुरवा गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। ये सुनकर ही किसी का भी कलेजा हिल जाएगा कि करीब 70 घरों के इस गांव में अब महज 4 घर सलामत बचे हैं। बाकी घरों को नदी ने इसी तरह से अपने भीतर समेट लिया है। उन घरों की इसी तरह से जल समाधि बन गई है। इन दिनों लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की धारा इतनी तेज है कि पूरे के पूरे मकान इसी तरह से देखते ही देखते नदी में समाये जा रहे हैं। जिले के करीब 6 से 8 गांव में शारदा नदी का कटान इसी तरह से अपने भयानक रूप में है। नया पुरवा के आसपास के गांव में 100 से ज्यादा घर नदी की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीण यहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अगर यही हालात रहे तो नया पुरवा जैसे गांव सिर्फ नक्शे पर और लोगों की यादों में रह जाएंगे। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लखीमपुर खीरी के बिजवा क्षेत्र में भी शारदा नदी ने तेजी से कटान शुरू कर दिया है। हाल ही में नदी में कटान की वजह से बिजवा क्षेत्र में कई घर सैलाब में बह गए और शारदा नदी में समा गए। बिजवा इलाके में ये मकान महज 1.5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा नदी में समा गया था। लखीमपुर से बार बार ऐसी तस्वीरों के सामने आने से प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां लगातार हो रही बारिश और लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं बालोदा बाजार जिले के गणेशपुर गांव की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि गांव बाढ़ की चपेट में पूरा आ चुका है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, घरों में पानी भर गया है। रेस्क्यू के लिए SDRF की टीमों को लगाया गया है। सैलाब में कई घर एक साथ प्रभावित हुए हैं और इस बीच राहत और बचाव के लिए NDRF की टीम पहुंची इस इलाके में और वहां उनके सदस्य पवन जोशी ने, NDRF के टीम के सदस्य ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। रात भर स्टैंड बाई में थी टीम। अगर किसी तरह की अगर जैसे बारिश की संभावना और है या जल स्तर बढ़ जाता है तो हमारी टीम, एक टीम यहाँ पर और एक टीम दरचुरा डैम, दोनों जगह पर रुकी हुई है। हमारी 36 लोगों की टीम है जिनमें हम 4 बोट लेकर आए हैं। तो किसी भी आपदा के लिए हम बोट के साथ ही, जैसे आप देख सकते हैं, हमारे जैसे जो कार्मिक हैं लाइफ बॉय वगैरह यूज़ करते हैं और जीवन रक्षक जो भी होते हैं वो हम उनको लेके चलते हैं लाइफ बॉयज। और आइए छत्तीसगढ़ से सीधे गुजरात का रुख करते हैं। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पूरा जिला पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं।
यहाँ पर गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी के इस प्रलय में मगरमच्छ भी नजर आने लगे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक और जहां घर पानी में डूब गए हैं, वहीं मगरमच्छ भी पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। रिहायशी इलाकों में ये मगरमच्छ पहुंच गया है। गुजरात के वडोदरा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानी में तैरते हुए नजर आए मगरमच्छ। और गुजरात से ये अगली तस्वीर नवसारी से आपको दिखा रहे हैं। नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। इससे शहर का 30% हिस्सा पानी में डूब गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये नवसारी में बने रेलवे फ्लाईओवर की तस्वीर है। और एक और तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू कैसे किया गया है। ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो लोगों को अपने कंधे पर बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है लगातार कई इलाकों में, कई जिलों में, और यहाँ पर लोगों की जान को बचाया जा रहा है। पूरा इलाका देखिए जलमग्न है। बोट के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और गुजरात के नवसारी से टीवी9 संवाददाता नितेश गामित की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शांत और सौम्य दिखने वाली नदियां जब अपना रौद्र स्वरूप दिखाती है तो विनाश के मंजर खड़े हो जाते हैं। उसी तरह का मंजर नवसारी शहर में खड़ा हुआ था। दृश्य दिख रहा है, ये नवसारी शहर के नज़दीक से बहने वाली पूर्णा नदी का दृश्य है। हाल जो स्तर है वो घट चुका है। कल जो पूर्णा नदी जो है वो 30 फुट से ऊपर चली गई थी। इस वजह से नवसारी शहर का 35% जो इलाका है वो पानी में डूब गया था। नवसारी शहर में जहां देखो वहां पानी ही पानी के मंजर खड़े हुए थे। नवसारी शहर के आने जाने के सब रास्ते बंद हो गए थे और नवसारी शहर के 35,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। खासतौर पर नवसारी शहर में आने जाने के सब रास्ते बंद होने की वजह से नवसारी शहर जाने थम गया था। इस तरह के माहौल खड़े हुए थे। तो गुजरात के नवसारी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये देखिए, ये ड्रोन के सहारे तस्वीरें ली गई हैं और पूरा इलाका, पूरा शहर ऐसा लग रहा है जलमग्न है। ये जो रोड्स हैं वो फिर भी थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा जो निचला इलाका है वो डूबा हुआ नज़र आ रहा है। रिहायशी इलाकों में देखिए पानी पानी नज़र आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पानी ही भर चुका है। तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक जो आफत बरस रही है वो बेहिसाब है।